प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, डेफ टॉक से आदि अचिन जी। आदि भाई, बहुत-बहुत स्वागत आपका प्रारंभ पर। थैंक यू सर, नमस्कार। सारे दर्शकों को 2026 की राम-राम भी। और इसी के साथ जो एक कैलेंडर ईयर है वो बदला है और दुनिया के लिए तो ये नया साल है, ठीक है। हम लोग के लिए भी कॉमनली हम मना ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत दुविधा नहीं है और सबके साथ समन्वय का ये भी तरीका कि हम इस कैलेंडर ईयर को मान लेते हैं। आदि भाई, 2026 में भारत को ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप मिलने वाली है जी। और G20 का मिला था तो भारत ने बहुत अच्छे से ये दिखाया कि हम G20 किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं, कितने नए एलिमेंट्स हम दे सकते हैं। पूरे भारत भर में उसके कार्यक्रम हुए थे, अफ्रीकन यूनियन को भी इनवाइट किया गया था। और अभी जब जियोपॉलिटिकल स्पेस चेंज हो रहा है, अमेरिका की हेजीमनी और मतलब यूरोप की हेजीमनी टूट रही है, उसमें ब्रिक्स का बहुत बड़ा दखल बताया जाता है। तो हाउ डू यू सी कि भारत जो अपना कदम एक-एक करके बढ़ा रहा है, विश्व में अपने आप को स्थापित कर रहा है, हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प इट? देखिए, ब्रिक्स तो एक सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड देता हूँ सर। ब्रिक्स के साथ हुआ क्या कि कहीं न कहीं एक कोशिश काफ़ी करी इन लोगों ने कि भई ब्रिक्स को बहुत टाइम से खड़ा करने की, ठीक है? और वो चलता रहा, इतना मतलब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनी काफ़ी टाइम से। क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो बननी थी, जो उसमें एक दम बनना था, वो ऐसा हो गया कि जो बीच में इनके जो आपस में झगड़े थे उस चक्कर में ये अटका रहा बहुत टाइम से। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊँ कि ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है अभी तक। और ये बड़ी फनी सी चीज़ है कि भई एक कोई हेडक्वार्टर तो रख लो यार, कहीं पे जाके कोई किसी को कॉन्टैक्ट करना है, कुछ करना है, तो कहीं न कहीं कहीं जगह होनी चाहिए कि भैया अगर मेरे को ब्रिक्स को कोई चिट्ठी लिखनी है कि यार वो ब्रिक्स वाले चाचा जी ज़रा ये करते हैं। कोई जगह नहीं है। तो अभी जैसे इस बारी भारत आज से प्रेज़िडेंट बन गया है, तो अब मेरे को भारत को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर कोई और बनेगा तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा। तो एक इनकंसिस्टेंसी इनकी तरफ से रही है। उसके बाद हुआ क्या सर, ये जो यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन के युद्ध से एक चीज़ निकली कि अमेरिका ने जिस तरह से जो उनका डॉलर है, उनको सैंक्शन मारे, ठीक है? उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि भैया आप ये नहीं कर सकते और रशिया के करीब-करीब 300 साढ़े 300 बिलियन डॉलर रख लिए। जब ऐसी चीज़ हुई तो जो एक भावना थी कि यार ये डेंजरस है। कल को ये किसी के साथ भी कर सकते हैं और ये चीज़ आपको भी समझ में आती है, हर किसी को समझ में आती है। तो इससे बचने के लिए कंट्रीज़ ने धीरे-धीरे करके कुछ एक्शन लेने शुरू करे, जो ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं होंगे, काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को होते-होते। सबसे बड़ा एक्शन लोगों ने करा कि यार किस तरह से हम ट्रांज़ैक्शन कर सकें बिना स्विफ्ट यूज़ करे। ठीक है जी, जो स्विफ्ट ट्रांसफर सिस्टम है उससे कैसे हम लोग कर सकें। तो लोगों ने अपने बायलैटरल चीज़ें बनाई। आप देखते हैं कि रशिया भारत का चीज़ें होती हैं रूपी रूबल के अंदर। आप देखते हैं यूएई के साथ जो आपका ट्रेड है, जो भी आप चीज़ें करते हैं उसके अंदर जो वहाँ का लोकल करेंसी में आप ट्रेड करते हो। आपके साथ थोड़े बहुत और देश भी करते हैं। यहाँ तक कि चाइना की भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो लोकल करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं। चाइना, रशिया आपस में लोकल करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ सबको समझ में आया कि यार ये आगे जाके हमको अपने आप करना पड़ेगा, नहीं तो ये अमेरिका तंग कर सकता है हमको। अब ओवरनाइट तो सर कुछ होता नहीं है क्योंकि डॉलर इतना घुसा हुआ है सिस्टम के अंदर, इतना घुसा हुआ है कि पूरा चेंज करने में सालों-साल लग जाएँगे। बट कहीं न कहीं कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी की जा सकती हैं जहाँ पर आप एक चेक बोल सकते हो कि यार देखो ऐसा है, आप ये सब करोगे तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, जिनसे हम आपको साइड कर सकते हैं। तो ब्रिक्स में इस साल में ऐसा कुछ दिखता है कि एक जो ट्रेडिंग करेंसी जो होती है, उसके अंदर जिस तरह से जो स्विफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है, उस तरह का कुछ बाहर निकले और वो भारत की तरफ से निकाला जाएगा। उसके अंदर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वर्ल्ड बैंक ने भी एक चीज़ करी थी 2012 में, जिसका नाम था एमब्रिज। एमब्रिज उसके बाद वो चलता रहा। 2016 में उसने काफ़ी फिर उठा, फिर डाउन हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर डाउन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी इन कंट्रीज़ की तरफ से नहीं रही है।
ये चीज पिकअप करी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप आया तो डोनाल्ड ट्रंप आने के टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक की काम कर रहा था उन्होंने उठा के ब्रिक्स कंट्रीज को दे दिया कि आप करो जो करना है आपको इसके साथ। वो नहीं करना चाहते थे बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिका में ये अलाउड, वो मानेगा नहीं। तो उसके ऊपर काफी काम चल रहा है। ब्रिक्स का देखिए एक 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 जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके अंदर एक लॉयल्टी चेक की बात नहीं करी जाती। जैसे अमेरिका के साथ आप जब भी कुछ करो तो बोलते हैं भैया आपकी हमारे पर लॉयल्टी पूरी होनी चाहिए, आप हमारे साथ इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ब्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो कई कंट्रीज इस टाइम पे थोड़ा सा वो फ्रीज मान रही हैं कि यार ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई फालतू की बकवास सुनने को नहीं मिलती, हमको ये लेक्चरबाजी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी है। तो इसलिए इसकी धीरे धीरे करके आप देखेंगे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। नाउ यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज के पास एक चॉइस है, या तो वो इस चीज को आगे करें और यहाँ पर ब्रिक्स अपना ऑल्टरनेटिव ला के और जो भी चीजें हमको करनी है हम करते रहें, या फिर वो कुछ और करेगा। अब वो कुछ और क्या है सर? कुछ और ये है कि वो हर देश के आगे आग लगाएगा जाके। ठीक है, तो आप देखिए चाइना के सामने अभी वो जापान को खड़ा कर रहा है, जापान वहां पर उसको रोज धूल मारता है। कल परसों उसने चाइना ने इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी ताइवान के सामने, उस थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध हो गया वहां पर। नॉर्थ कोरिया का भाई पता नहीं कब क्या करेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये भी एक चक्कर है। भारत के आगे देखिए सर, उसने नेपाल में रजीम चेंज करने की कोशिश करी, उसके बाद वो खैर जितना उसने करा उसके बाद एंड में फ्लिप हो गया, वो अलग था। बांग्लादेश में आग लगा रखी है पाकिस्तानियों के थ्रू, म्यांमार में घुसा हुआ है, श्रीलंका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में उसने चाइना का पूरा वो हटाया है अपने आप को। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वो उसको ये पता है कि ये ब्रिक्स कंट्रीज जितनी भी हैं, स्पेशली 3 जो मेन है, भारत, रशिया और चाइना, इन तीनों के आसपास अगर हम थोड़ा इनको चेक बैलेंस करके रखें तो ये जो भी प्रोसेस है ये डिले होगा। तो इंटरनली डिस्टर्ब रहेंगे तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्रोडक्टिव कर पाएंगे लेकिन डिले होगा। इतना जल्दी जो ये लोग सोच रहे थे कर पाएंगे वो नहीं होगा। खैर ये उनकी थिंकिंग है, क्योंकि क्या होता है ना, ये चीजें ये 3-4 देशों ने इनको वॉर गेम करके रखा हुआ है, इन सबको पता है ये होने वाला है। तो आप देखेंगे कि जैसे अभी चाइना है, इसके अंदर स्पॉइल स्पोर्ट है, वो हर जगह घुसने की कोशिश करता है। अभी पाकिस्तान में भी बोलता है भैया जी मैंने मीडिएशन करी, ये है वो है। बट अगर चाइना ठीक से रहे तो आप देखेंगे ये जो अमेरिका का पूरा गेम है वो खत्म हो जाएगा। अब चाइना भी अपने इंटरेस्ट के लिए स्पॉइल स्पोर्ट खेलता है, क्योंकि जितना ट्रेड उसका अमेरिका के साथ है किसी और के साथ नहीं है, तो वो भी वहां से भी कनेक्टेड है और टेक्नोलॉजी उसको अमेरिका की ही चाहिए। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जिसके अंदर भारत एक ऐसी एंटिटी बन के बाहर निकल रहा है कि कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी चीज बना रहे हैं, अपना काम धीरे धीरे करके कर रहे हैं, सबसे बात करनी है, सबसे ये करना है, ये एक अलग गेम है। और 2025 में ये धीरे धीरे करके जिस तरह से मोदी जी जाके चाइना में उनसे मिले तीनों से, तो वहां पर एक घंटी बजी कि यार ये तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। तो भारत एक बड़े कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहा है आगे जाके, क्योंकि आपकी अभी पावर इतनी नहीं है, आप धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो, आपकी पावर वहां नहीं पहुंची जहां पर आप चाइना को भी और अमेरिका को भी दोनों को बोलो भाग जाओ यहाँ से। आपको दोनों के साथ काम भी करना है लेकिन दोनों को एक चेक भी देना है। तो ये बड़ा एक फनी सी सिचुएशन में वहां, लेकिन ये कर सकते हो आप, क्योंकि दुनिया के अंदर इस टाइम पे ऑर्डर कुछ है नहीं। तो आप कई चीजों में इसके साथ बैठ के इसको खेल सकते हो, कई चीजों में इसके साथ बैठ के इसको खेल सकते हो। Yes. तो ये गेम है। तो ये भारत के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी आगे जाके आपको दिखेगी कि ये जो एक बीच में आप बैठे हो, तो यहाँ पर आपको हर जगह का एडवांटेज एक मिलेगा जो बहुत कम कंट्रीज के पास है दुनिया में। जी आदि भाई, आपने बताया कि भारत ने सबसे बात कर रहा है, जैसे संजीव सान्याल जी भी कहते हैं कि वी आर नॉट नॉन अलाइंड, दैट वाज अ वेरी नेगेटिव अप्रोच, वी आर मल्टी अलाइंड, कि जब जिससे जैसे हमको जहाँ पे जो, और आपको ये भी लगता है कि भारत एक ऐसा सेंटर पॉइंट, एक पावर सेंटर तो नहीं, मतलब एनर्जी सेंटर बन के निकल रहा है जिसमें एवरीबडी इज कंफर्टेबल। अफ्रीकन यूनियन इज आल्सो कंफर्टेबल, इथियोपिया इज आल्सो कंफर्टेबल, इजराइल इज कंफर्टेबल, यूएई इज कंफर्टेबल, सऊदी अरेबिया, मतलब डिफरेंट जॉनर्स के लोग जो है भारत आके सब यहाँ आके कंफर्टेबल हो जाते हैं। एवरीबडी कैन हैव अ डिस्कशन विद एनीवन थ्रू भारत। सो इज दिस वन बिग क्या बोलते हैं, हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है in current conditions when we don't have a lot of muscle, particularly compared to world powers? सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बिल्कुल है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो कंफर्टेबल वाला गेम है ना,
ये ये बड़ा डाइसी होता है, हम्म, राइट? होता क्या है, इसके अंदर आपको काफी मंकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है, लॉट ऑफ ठीक बॉल्स है? इन द एयर, हाँ, जगलिंग में। तो आपको काफी जगलिंग करनी पड़ती है, बट ये बड़ा यूनिक सा एक जगह है। नाउ इस यूनिकनेस के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेजेस की जो एकदम गलत तरह की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताऊं, आप अकेले खड़े हो। अगर आपको लगता है कल आपके ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ, तो 5-6 कंट्रीज आपको आके बचाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म, आपको अपने आप अपनी लड़ाई लड़नी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज के लिए आप अपनी जो प्लानिंग करते हो और अपने आप को खड़ा करते हो, उसमें आप एक बड़े डिफरेंट कर एक अलग तरह की पावर बन के निकलोगे। क्योंकि जिस तरह से आत्मनिर्भरता की आप बात करते हो, ये करते हो, कोई और देश नहीं कर रहा है इसके बारे में। और कहीं ना कहीं आप अगर अपने आप को स्ट्रेंथन कर सको, आप अपने आप को अंदर से तगड़ा कर सको, धीरे धीरे करके जो करने की ऑब्वियसली कोशिश है, लेकिन आप अगर ये अच्छे से कर पाओ, तो आपको दिखेगा कि आपकी एक बड़ी यूनिक पोजीशन निकलेगी और एक बड़ी यूनिक रिस्पेक्ट निकलेगी दुनिया के अंदर। जी। आज क्या है सर, आज तो कोई जो एक स्ट्रक्चर था दुनिया के अंदर वो टूट चुका है। हम्म, तो आज क्या है कि कोई एक अभी फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, तो जिसको जहां पर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ले लेता है। UN is collapsing, G7 is collapsing, जहां पर भी जो अपॉर्चुनिटी है, FTA is happening। देखिए एफटीए अलग होता है, एफटीए बायलैटरल है। वही कह रहा हूँ, बायलैटरल थिंग्स आर हैपनिंग मोर, ऐसा। मोर नाउ भारत एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जो जहां पर कंपीटिंग पावर्स भी आपके साथ आप काम कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो कंपीटिंग पावर्स होती है उनके इंटरेस्ट में भी होता है, ठीक है? अब जैसे मैं आपको बताऊं, रशिया के इंटरेस्ट में है कि भारत उससे तेल लेके यूरोप को बेचे, राइट? तो अब वहां पर लड़ाई चल रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बेच दो। तो ये एक बड़ी फनी सी सिचुएशन है, इसको क्लियरली डिफाइन करना, किसी एक कैटेगरी में बोलना कि भैया ये एक डिफरेंट पावर है, डिफरेंट ये है, बड़ा अलग है। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, दुनिया की एनालिसिस के अंदर पहले भारत का नाम आता था एज हाँ ठीक है देखेंगे, वील टॉक टू इंडिया। अब वो नहीं है, अब इनको इंडिया को कंसिडर करना पड़ता है। मतलब इंडिया को जो फॉर्मूला एक आप दुनिया का बनाते हो उसके अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि इनको पता है अगर ये भारत को नहीं डाला हमने, ये साला कहीं और चले गया तो हमारी वाट लग जाएगी। सो उस वजह से आपको दिखता है कि एफटीएस हर जगह पे ये सब चल रहा है कि भैया आप अमेरिका के साथ भी एफटीए उसको चाहिए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी वजह से वो नहीं हो रहा है। यूके के साथ हो रहा है, न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, रशिया के साथ हो रहा है, इजराइल के साथ हो रहा है। आपने ज्यादा एफटीएस करें जितने डोनाल्ड ट्रंप ने बोले भी नहीं है, उससे ज्यादा आपने एफटीए कर दिए। हाँ, तो अभी रिसेंटली आरसेक, क्या वो नाम था, आरसेप रीजनल इकोनॉमिक्स, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी चाइना ने बनाई थी 2016 में, उसके बाद हमने 2019 में बोला था हम नहीं आएंगे आपके पास। इसके साथ क्या था, बेसिकली ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था जिसके अंदर आपके ऑटोमेटिक ट्रेड एग्रीमेंट्स थे। आपने चाइना के अलावा बाकी सबके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए, जो भी आरसेप में थे, वो भी आरसेप में थे। तो आपको जितना एडवांटेज वहां से मिलना था आपने ऑलरेडी अपने पास कर लिया है वो। अब आरसेप में हुआ क्या है कि जो वहां पर भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनको ये दिखता है कि यार ये साला ना चाइना बड़ा बदतमीज है। तो एक जो बीच में चीज निकली थी जिसको बोलते थे चाइना +1, ऑनेस्टली मैं मानता नहीं उस चीज को, बट उसको कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ता है। चाइना +1 का फॉर्मूला क्या था कि भाई हम चाइना के साथ साथ किसी और एक देश के साथ भी अपनी सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट करेंगे। चाइना +1 वाज वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है उनके साथ सबको ये करना था। अब चाइना +1 का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है, इट इज एक्चुअली चाइना + इंडिया। वो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो रहा है, एंड ये फॉर्मूला चेंज की वजह से आप ये जो देख रहे हैं कि इतने सारी ये जो ट्रेड डील्स और ये सब चीजें हो रही हैं। आदि भाई, हाउ डू यू सी जी, तो आपने बताया कि वर्ल्ड ओवर तो ठीक है, हम एक पोजीशन अपनी बना चुके हैं, बना रहे हैं, और नोबडी कैन रियली इग्नोर अस। कोई हमको साइड में नहीं कर सकता, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन को साइड कर देती थी। नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट गोना हैपन एनीमोर। बट हाउ आर थिंग्स इंटरनली? क्योंकि हमारी जो अंदर शांति है,
जो 12 साल से है भारत कंपैरेटिवली काफी शांत है। अगर हम कई सारे पिछले डिकेड से भी कंपेयर करें, नॉट ओनली जस्ट 2004 टू 2014 बट इवन बिफोर दैट, लेट्स से 1947 से, तो वी आर कंपैरेटिवली बहुत पीसफुल है। बम नहीं फट रहे, इंटरनली बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस नहीं है, कोई आंदोलन या ये नक्सलवादी कुछ नहीं चल रहा, एंड इसकी एब्सेंस में प्रोडक्टिव चीजें हो रही हैं। बट बहुत सारे ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, ऑपरेशन आगाज चल रहा है, फिर एसआईआर भी प्रोसेस चल रही है, बाहर भी निकाले जा रहे हैं। सो हाउ आर वी टाइंग थिंग्स, हम अंदर कैसे अपने अंदर अपने आप को बेहतर या मजबूत कैसे बना रहे, बिकॉज अंदरूनी मजबूती के बिना तो बाहर, और आपकी अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बाहर वाले तैयार बैठे। सो हाउ आर थिंग्स इंटरनली? देखो सर, ये तो होगा, क्योंकि आप अगर किसी के साथ नहीं खड़े होगे तो आपको वो सबक सिखाने की तो कोशिश करेंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उनका अपर हैंड भी है आज के समय में। देखिए सर, अपर हैंड नहीं है उनके पास, एक एडवांटेज है सिस्टम का ना। इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, एडवांटेज सिस्टम का ये है कि साहब, ये जो इन्होंने सिस्टम इतने टाइम से बना के रखा हुआ है ना जी, तो वो सिस्टम जो बना के रखा हुआ है उससे क्या हो रहा है कि इनको एक वो तरकीब मिलती है, इनको एक अंदर का वो मिल जाता है। क्योंकि देखिए, एजुकेशन में इनका गेम है, ठीक है, ये हर जगह पे इन लोगों ने अपने आप को मतलब लपेट रखा है। एजुकेशन में देखिए, मूवीज में देखिए, आपके एकेडमिया में देखिए, हर जगह में इन लोगों ने अपने आप को लपेट रखा है। तो इससे होता क्या है कि सर, वो एक उनके पास एक इनरोड है। इनरोड मतलब आपके घर के अंदर कुछ लोग उन्होंने पाल के रखे हुए हैं, ठीक है जी। नाउ ये पालतू लोग जो हैं, इसके साथ होता क्या है सर, कि कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से तंग तो नहीं बोलता मैं सर, आपके सामने चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। कभी प्रोटेस्ट कराने की कोशिश करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। अगर आप अभी देखें जिस तरह से जॉर्ज सोरोस और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से उनके एनजीओज हैं, ये सब चीजें हैं जो भारत के अंदर ऑपरेट करती है, ये किसके लिए है? ताकि जो भारत अपने आप करना चाहता है, जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेना चाहता है, उसमें चेक 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 डालते रहो, ठीक है। तो इनको नरेंद्र मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया मोदी हटाओ, वो नहीं है। इनको नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ से प्रॉब्लम है कि यार इसको थोड़ा वीक करो यार, कम से कम बात तो माने, ये साला कहां है, अपने आप ही चले जाता है, क्या है ये। इनको मोदी नहीं हटाना, क्योंकि इनको पता है यार मोदी के राज में होता क्या है, पैसे बनते हैं। तो इन्होंने सबने इन्वेस्ट कर रखा है यहां पर। जो लोग इस देश में अराजकता फैलाने हैं, उन्होंने यहां पर ही इन्वेस्ट कर रखा है, भारत के अंदर ही पैसे लगा रखे हैं। पैसे बनते हैं पर उनकी मर्जी से नहीं बनते। हाँ, तो वो चाहिए उनको कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल हो हमारा। तो ये जो चीजें देखते हैं आप आसपास, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये आपको एक मैसेज भेजने के लिए कि भाई देखो, हमारे पास ये स्ट्रेंथ है। अब होता क्या है, जब ये एक्टिविटीज होती हैं, आपकी तरफ से हार्ड रेजिस्टेंस आती है। आप डंडे मारते हो, बुलडोजर चलाते हो, ये सब चीजें करते हो, उससे फिर गुस्सा आता है इन लोगों को, फिर वो एक दुश्मनी पे आके अटक जाती है बात, राइट। जो पिछले अभी देखिए, ये 2019 से ये चल रहा है, एक्चुअली 2016 से चल रहा है ये, जब पहला वो अवार्ड वापसी और ये सब चीजें हुई, उसके बाद रोहित वेमुला का। आप देखिए, हर साल इन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है। उस टाइम पे 2019 तक क्या हो रहा था, साल में एक चीज ट्राई करते थे। अब ये तो सारे रोज कुछ ना कुछ देके खड़े हो जाते हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चंपू हैं, मेरी भाषा में माफ करिएगा, बट जो ऐसे कुछ चंपू हैं जो इनके फंस जाते हैं, इनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, यहां पर मैं जब भी ये बोलता हूं मुझे गाली पड़ती है, बट मैं ये बोलूंगा, हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर नॉलेज नहीं है। हम पढ़ना नहीं चाहते, हम लिखना नहीं चाहते, हम सोचना नहीं चाहते। कोई घोल पिला के हमको पिला दे तो हम पी लेते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, अरावलीज का इतना बड़ा इशू है, ठीक है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई, सब कुछ हो गया,
बट आंदोलन चली जा रहा है, लोग रोते हैं, इमोशनली वो निकालते हैं। ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम थी, आपने आवाज उठाई, गवर्नमेंट ने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है, अब वो खत्म हो गया ना। अब क्यों खड़े हुए हो आप? आधे लोगों ने उस अरावली एक्ट को पढ़ा तक नहीं है। 100 मीटर की हाइट, ये वो, देखिए अब उसमें क्या है। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी उसको देखिए। तो हुआ ऐसा कि एक नैरेटिव बन गया कि भैया देखो दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, ऊपर से अलावली टूट जाएगा तो दिल्ली का पोल्यूशन तो क्या। अच्छा, दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में जब भी ये बात करते हैं, पंजाब का नाम नहीं लेते। नहीं लेते। जो फसलें ये जलाई जा रही, केजरीवाल का कोई नाम नहीं लेता। अरे सर वो छोड़ दीजिए, आधे लोगों को ये नहीं पता दिल्ली का जो पोल्यूशन है इट्स ऑल्सो जोग्राफिकल। दिल्ली हाँ। एक बोर्ड पे बैठता है, ठीक है, इस तरफ हिमालय है, इस तरफ अरावली है, हवा बंद हो जाती है वहां पर इस समय में, और ये हमेशा होता है। अक्टूबर से जनवरी तक आपका ये ब्लॉक रहेगा। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, जो अभी हफ्ते डेढ़ में आ जानी चाहिए, बारिश वारिश होगी, जाएगा उसके बाद। और आप खुद अपना ग्रीन कवर काट रहे हो, यू डोंट हैव वाटर बॉडीज एंड अ लॉट ऑफ, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ सिस्टम्स। आप 2 करोड़ लोग एक ही जगह रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बाकी तो धुआं छोड़ ही रहे हैं। एंड देयर आर सॉल्यूशंस, दे विल टेक इट्स ओन टाइम। देयर आर आई जी। कहीं ना कहीं मैं ये जो बोल रहा था, कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ नॉलेज है, जहां पर हम बहक जाते हैं। अब 5 तारीख को लॉन्च हो रहा है क्या, जी राम जी बिल के ऊपर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसने किसने वो जी राम जी बिल लिया है, पढ़ा है, और मनरेगा बिल लिया है, पढ़ा है? टीवी में नहीं, अपने आप वो 2 पेपर्स उठाए हैं, बोला अच्छा यार इसके अंदर ये बोल रहा है, इसके अंदर ये बोल रहा है। एक मनरेगा में 100 दिन बता रहा था, यहाँ 125 दिन मिल रहे हैं। ये तो पॉइंटर्स है ना सर। हाँ, बट किस किस ने वो पूरा बिल पढ़ा है? एनआरसी के, आपने सीए के टाइम पे क्या देखा? ये खड़े हुए वहां पर रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले 10 दिन तो लोगों को पता ही नहीं चला ये हुआ क्या है। फरहान अख्तर ने खुद बोला। फिर लोगों ने बिल पढ़ना शुरू करा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। फिर जिन जिन ने बिल पढ़ा उनकी आवाजें ऊपर हो गई, लोगों ने बोला यार ये ठीक बोल रहा है। अरे भाई आप अपने आप भी पढ़ लो, आप भी वही बोल सकते हो। तो हमारे देश में ये जो बहकावे की राजनीति करी जाती है, ये क्यों करी जाती है? क्योंकि हम बहक जाते हैं। आदि भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल, दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, पीछे कितना बचा लिया गया, उसको छोड़कर लोग कह रहे हैं ये तो सरकार की गलती, होने कैसे दिया। ठीक है, गलती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कोई देखिए, गलती में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको मानने के लिए, हाँ जी गलती है यार, पकड़ा नहीं गया उसमें गलती है। बट गलती ऐसी गलती नहीं है कि भैया जान के करिए। एक गलती होती है इंसिडेंट्स, ठीक है, एक होता है हैपेंस्टांस, सेपरेट चीजें हैं वो। आप गलती ऐसे बोल रहे हो कि इनको पता था, इन्होंने रोका नहीं, वो एक अलग चीज है जी। और गलती आपके पास कुछ सिग्नल आया होगा, आपने नहीं पता चला। इंटेलिजेंस का गेम इतना टेढ़ा होता है, आपको एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक सिग्नल आता है कि भैया ऐसे कुछ होने वाला है। कई बार नहीं भी आता है, तो वो ऐसे ही है। बट इस यहां पर जो हमारी इग्नोरेंस है एज अ पीपल, जहां पर हम ना पढ़ना चाहते हैं, ना हम सीखना चाहते हैं, ना हम ये करना चाहते हैं, उसके बाद हम बहक जाते हैं, उसके बाद इमोशनल हो जाते हैं, उसके बाद हम गालियां निकालनी शुरू करते हैं। फिर कोई आके 10 दिन के बाद हमको समझाता है कि भाई क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। फिर सारे पलट जाते हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हमारी है सर। जी, नहीं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहलवान आंदोलन हुआ, अभी कई सारे इस प्रकार के हुए, वो अंततः कोर्ट में कहीं साबित ही नहीं हो पाए सारी चीजें, लेकिन इट वेस्टेड अ गुड टाइम। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आदि जी, आज की चर्चा के लिए। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ आगे भी समय दें। हाँ जी। भारत के इस बढ़ते प्रभाव से हिंदुओं को भी मजबूती मिलती है, या हिंदुओं का जो एक रिवाइवल हम देख रहे हैं, आज 1 जनवरी है, लेकिन सारे मंदिर एकदम जैम पैक्ड, मतलब मैं तो खुद ही देख कर आ रहा हूँ, अयोध्या हो, और एक रिसर्जेंस हो रहा है हमारी अपनी सभ्यता का। हिंदुओं का उठना भी समस्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल पावर्स के लिए।
बिल्कुल है, क्योंकि आपका जो पूरा Do नैरेटिव they है जो, do they fear this more or the economic prowess of Bharat? देखिए सर एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सिविलाइजेशंस होती है ना, इनको सबको ये पता है कि, चलिए मेरे को थोड़ा सा आंसर चेंज करने दीजिए। जी 1991 में जब आपने अपना सोना गिरवी करा था, क्या आप जानते हैं आपने अपनी बहुत पुरानी वैदिक स्क्रिप्चर्स भी दी थी इनको, जो अभी तक वापस नहीं आई है आपके पास और ना आएंगी कभी। ठीक है, तो वैदिक स्क्रिप्चर्स भी ले गए हमारे, nobody knows। नहीं, पीपल डू नो। और उसके अंदर अभी इस टाइम पे नासा में रिसर्च की जा रही है। देर आर सर्टन थिंग्स विच आर मेंशन्ड, हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, वेद हैं, उनके अंदर साइंस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दे स्टडी देम। हमारे पास भी वो चीजें हैं। ठीक है, अभी तो मोदी जी के आने के बाद काफी कुछ डिजिटाइज किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, तो वो सब चीजें हैं हमारे पास, बट दे टुक सर्टन थिंग्स फ्रॉम हियर। उनको पता है। आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे जाके देखिए, वो आपकी रामायण मैप करते हैं, वो आपके महाभारत को मैप करते हैं, वो आपके टाइमलाइंस बताते हैं कि ये यहां पर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, वो बताते हैं, वो स्टडी करते हैं आपको। किन सालों को बहुत पता था यार। देखिए, अगर आपसे आपकी हिस्ट्री छुपाई गई है, दैट मीन्स किसी को तो पता होगी ना आपकी हिस्ट्री, तभी तो छुपाई गई है। ये सवाल हम लोग नहीं पूछते कि भाई ये छुपाई तो ठीक है, समझ में आ गया, बट किसको पता थी ये? जिस तरह की जैसे टेक्नोलॉजी। धर्मपाल जी ने पूरी किताब लिखी थी, वो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से ही तो लिखी थी, ब्यूटीफुल ट्री। जो देखिए, हमारी एजुकेशन, हाँ, दे मैं एक डॉक्यूमेंटेड इट बट दे हिड मैं इट। एक जी, बोल रहा हूँ, अभी वो जो मंदिर हैं आपके इतने बड़े बड़े, जो कोई भी मंदिर ले लीजिए बृहदेश्वर। आप, हर जगह पे जो पुराने पुराने मंदिर है, हर जगह पे कुछ यूनिक चीज है वहां पर। ठीक है जी, कोई एक पत्थर से कटा हुआ है, कोई कहाँ पर बना हुआ है, कोई कहाँ बना हुआ है, कोई कहाँ बना हुआ है, कोई कहाँ बना हुआ है, जहां पर बंदे पहुंचना मुश्किल होता है इवन आज, वहां पर ये बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं हमने। आज तक हमने ये सवाल नहीं पूछा यार, इसकी जरा मैथमेटिक्स कहाँ है, इसकी कैलकुलेशंस कहाँ है? किसी हीरो ने तो बैठ के कुछ कुछ ना कुछ एक कागज में लिखा होगा ना कि भाई ये मंदिर है, ये मैं 500 फुट ऊपर बनाने वाला हूँ, इसके अंदर करीब करीब 500 टन ये वाला पत्थर जाएगा, 500 टन ये वाला पत्थर जाएगा, 500 टन ये जाएगा, इसमें मेरे को कम से कम 25,000 लोग चाहिए, इनका खाना पीना कहाँ रखूंगा? ये कैलकुलेशंस और ये सब चीजें कहाँ है? वो मेटल्स जिनसे वो पत्थर तराशे गए, वो सारी आर्ट साइंस सब कुछ। कहाँ है वो कहाँ है? अब तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर चीजें निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। हम अभी निकाल रहे हैं क्या? ये वेस्टर्न पास जब यहाँ पर जो थे उन्होंने निकाल लिया होगा? वो तो सर स्मार्ट है, उनको पता है क्या करना है। उन्होंने ही हमारी इसीलिए थे। उन्होंने हमारी हिस्ट्री बड़ी क्लियरली पढ़ी है, उनको पता है हम क्या थे। तभी आप देखेंगे, देखिए सर, आपके पास जब नॉलेज होगी किसी चीज की, तब आप उसको अच्छे से काउंटर कर सकते हो। मेरा जो प्रीवियस सवाल जो आपने पूछा था, उसमें भी यही पॉइंट था। उनको आपके बारे में नॉलेज थी और उन्होंने आपको इफेक्टिवली काउंटर करा है, क्योंकि उनको पता था ये चीजें इनको नहीं बताओगे तो ये गधे रहेंगे उसके बाद। और ये They हम knew आपके why साथ, to hid, why to hide. वाई टू हाइड, व्हाट टू हाइड, They still know. दे डू। आई मीन आप पूरी सब देखिए, एक सर, एक आदमी को बेवकूफ बनाते लोग यहाँ पूरी सभ्यता को बेवकूफ बना के बैठे हुए हैं। बता सकते हैं सर, अगर उनके पास जानकारी है आपकी सभ्यता के बारे में, वो समझते हैं आपकी सभ्यता है क्या, तभी तो बनाया, तभी तो यहाँ आए थे ना सर। आए क्यों थे यहाँ पर? लोग बोलते हैं लूटने आए थे। देखिए, पूरा अफ्रीका भी लूट लिया उन्होंने।
साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कुछ ही लूट लिया उन्होंने। तो लूटना तो ठीक है, मान लेते हैं, इजिप्ट, कुछ तो और है ना। आप जब भी किसी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर बताते हैं, हाँ जी इजिप्ट बड़ा एडवांस था, बड़ा ये था, भारत के बारे में क्यों नहीं बोलते? यस। क्योंकि जब आप हॉलीवुड ने हर हिस्ट्री पे फिल्म बनाई है भारत छोड़ के। नहीं, आज कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत बातें करनी शुरू कर गए हैं, वो भी देखिए, वो भी एक कंट्रोल्ड रिलीज है आपके पास। जैसे अभी विलियम डैरिलैम्पल के ऊपर काफी एक वो चला है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पहले बेवकूफ था अब ठीक हो गया है। द गोल्डन रोड, बुलशिट, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड रिलीज है। यस। जहां पर वो बोल रहे हैं अच्छा ठीक है हम मान लेते हैं, बट हम इतना ही मानेंगे, इसके आगे नहीं मानेंगे। हाँ, सडनली ही हैज ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड की टू टेल अस कि हाँ यू आर ग्रेट, फाइन, यू आर वेरी राइट। कि छिपाया है, उन्हें पता था क्यों, क्या छिपाना है, क्यों छिपाना है, और कैसे, कहां से छुपाना है, किससे छुपाना है, और कैसे करना दे है। नो, दे नो। They know it. तो आपके साथ सॉरी गेम भाई, खेला जी, हाउ डू यू सी दिस अपकमिंग 2026? विल वी नो नाउ? आई होप वी डू सर। देखिए, बिकॉज एक चीज तो मैं आपको बता दूं, इस कंट्री में सबसे वर्स्ट चीज क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। लोग ट्विटर पे भी आप देखिए, वहां पर तो यार कोई 50 वर्ड लिखे होते हैं, वो भी नहीं पढ़ते। तो बाकी तो छोड़ दो सर, हमको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, हमको किताबें पढ़ने की, हमको रिसर्च करने की, डीप रिसर्च की। और ये वो सिलेक्ट फ्यू के लिए नहीं है जो मीडिया हाउसेस चला रहे हैं या हमारे जैसे चैनल्स चला रहे हैं, हम सबको पढ़ना पड़ेगा। आज दोपहर में मैं एक शो कर रहा था जहां पर हम यमन की बात कर रहे थे। यमन में इस समय में 4 सेपरेट पावर्स हैं जो रूल कर रही हैं, किसी को आइडिया ही नहीं होगा। जिसको थोड़ा बहुत पता होगा बोले हाँ जी यार यमन में हूती है, हूतीज एक जगह पे है, वहां पर और भी 3 पावर्स हैं, वहां पर उसके बाद अल शबाब भी है, वहां पर अल कायदा भी है, वहां पर आइसिस भी है, बहुत कुछ है उधर पे। वो एकदम मतलब एक सूप है वो चीजों का। और किसी ने वर्ल्ड सोचा का नहीं, ट्रेड रूट वहां से निकलता है, इसीलिए सारे लुटेरे वहां बैठे हुए हैं। किसी ने ये सोचा नहीं था कि सऊदी अरेबिया और दुबई के बीच में झगड़ा हो सकता है यमन को लेके। यमन को लेकर। सही। लेकिन जो पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में उनको पता है यहाँ पर ये कुछ है, इधर पे कभी ना कभी तो कुछ होगा इधर पे। पढ़ें, कम से कम उस मैप को देखें। आज बांग्लादेश को हम देखते हैं तो कम से कम बांग्लादेश का मैप अगर हम देखें, भारत को कैसे काटा गया, क्यों ऐसे चिटागांव अलग से करके दे दिया गया, या क्यों हमारे लिए चिकन नेक छोड़ा गया। जी हाँ, वो चिकन नेक क्यों छोड़ा गया? वो वनरेबिलिटी थी। क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये एक समय पे एक जो इनका प्लान था वाज टू मेक इट अ क्वींस कॉलोनी, क्रिश्चियन स्टेट। ठीक है, क्वींस कॉलोनी थी, सेपरेट कॉलोनी। तो अब वो इनका प्लान इनका बना नहीं, बट एक जो क्वींस कॉलोनी का इनका जो गेम है, जो ये करना चाहते थे, ये बहुत टाइम से इन लोगों ने कोशिश करी है। ये तो अमेरिकन ने बीच में आके थोड़ी सी इनकी बत्ती बंद करी थी, छोड़ो पूरा जाओ यहां से। अब वो क्यों था? बिकॉज अमेरिकन ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश का भारत में राज हो, उनको ये भारत से कोई प्रेम नहीं था। बट अब जैसे पाकिस्तान बना, इनिशियली जब इसके डिस्कशंस हो रहे थे, अमेरिका बहुत अगेंस्ट थे पार्टीशन ऑफ इंडिया से, कि ना ये मत करो, क्योंकि हमको एक सॉलिड ब्लॉक इंडिया चाहिए, ताकि यार एक गवर्नमेंट से बात करेंगे, साला पूरा एरिया कवर रहेगा ना। यहां मेरे को इससे भी बात करनी, इससे भी बात करनी, इससे भी, भाई पागलपंती है यार, ये मत करो। लेकिन जब ब्रिटिश ने दिखाया कि यार पाकिस्तानी अपनी मां बेच देंगे, अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। वाओ। ठीक है, एंड स्टिल शोज व्हाई। अमेरिका की जेब में रहता है एनी डे, एनी डे। तो ये लोग इसको कंस्पिरेसी थ्योरी बोल सकते हैं, हाँ बोल लीजिए कंस्पिरेसी थ्योरी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बट यू हैव टू रीड, यू हैव टू पुट थिंग्स टुगेदर, जब आपको दिखेगा यार ये कंस्पिरेसी नहीं है भाई, हाँ कुछ है।
थिंग्स जस्ट डोंट हैपन लाइक दैट, ऐसे नहीं होती कुछ, देयर इज ऑलवेज अ रीजन जब कोई चीज होती है। आपकी बात सही है, पढ़ना चाहिए, कम से कम ये तो पता चले हाउ हैव वी बीन प्लेड, हमारे साथ खेला कैसे गया। आदि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इस चर्चा को कहीं अंत कर पाऊंगा या कर सकता हूँ, एक करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये भी मतलब बड़ा अजीब लग रहा है इस चर्चा को अंत करते समय, पर नहीं सबके ही समय का महत्व होता है। जी जी, हम बात कर सकते हैं, ऐसे हम लोग हमेशा बात कर सकते हैं, आई आगे भी थिंक कर दिस इज अ न्यू टॉपिक दैट वी हैव गॉट कि 47 में हुआ क्या था। 47 की इंटरनल पॉलिटिक्स तो पता है, जियो पॉलिटिक्स क्या थी। मैं आपसे बस लास्ट चीज बोलूंगा, लोगों को क्या बंगाल की हिस्ट्री पता है? बंगाल फाइल्स आने से पहले किसी को पता था कि वहां पर इतनी मार काट हुई है? बिट्स एंड पीसेस में, वो भी बहुत कम लोग को पता था, वो भुला दिया गया था, वो तो खत्म ही हो गया था। क्योंकि सर बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, तो हम लोगों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब यहाँ पर इलेक्शन में वायलेंस होती है। दैट्स हाउ द प्लेस हैज बीन फॉर लॉन्ग टाइम, मोर देन 200-300 years, मोर देन दैट। अभी पुष्कर दा बता रहे थे कोई टीटू मीर नाम का आदमी था, 200 साल से जिहाद कर रहा था, 200 साल पहले जिहाद कर रहा था। एंड इट केम आफ्टर दैट उस्मान आदमी सिस्टर सेड कि हम 200 साल से जिहाद कर रहे हैं। लोगों को सरवादी के बारे में नहीं पता सर, जो जिसने बांग्लादेश 2 स्टेट नहीं थी 3 स्टेट सोल्यूशन मांगा था। लोगों को सरवादी के बारे में नहीं पता, लोगों को ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, हाँ ये अनाउंस किया था, ये हुआ था, क्यों हुआ था? वो एक रिजेंटमेंट पैदा करने के लिए किया गया था। तभी तो पार्टीशन करोगे, अगर आपके पास रिजेंटमेंट ही नहीं होगी तो पार्टीशन कैसे होगा फिर? तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो हमको पता नहीं है, और अभी तक लोगों ने, देखिए हम सब बोलते हैं कि 10 साल तो हो गए, क्या क्या किया है ये 10 साल में? आप सर ड्रॉप इन द ओशन, अभी कुछ नहीं हुआ। ये पूरी चीजें जितनी हैं हिडन जो हैं, सर लोग वक्फ के बारे में नहीं जानते थे जब तक बिल नहीं आया कि कितनी जमीन कब्जा करके बैठे, कुछ नहीं पता था किसी को। विष्णु शंकर जैन जी को ही पता रहा होगा, वो केस लड़ रहे थे, अदर किसी को नहीं पता था। तो ये गलती लोग कह रहे अब तक क्यों नहीं किया, 10 साल में क्यों नहीं किया? अरे तुमको पता ही नहीं भाई, अभी भी कुछ बहुत चीजें हैं जो आपको नहीं पता है। अल्फला चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कितनी मस्जिदें आपके बॉर्डर्स पे बनी हुई हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं लैंड दे रही है। यू डोंट नो इंडिया। अभी तो हम भारतीयों को भारत के बारे में पता भी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, और आप जैसे लोगों के माध्यम से पता चलता है। जी, लोगों को अगर पूछें कि नागालैंड में जो नागा नेशनल आर्मी थी 68-69 के करीब में, नागा नेशनल आर्मी ज्वाइन कर गई थी बीएसएफ। पूरी आर्मी के आर्मी उनकी सेपरेटिस्ट थे, वो बीएसएफ में आ गए। किसने कराया, कौन कैसे कराया होगा, मतलब क्या कुछ है पता नहीं है, क्या बुद्धि रही हो। ठीक है, धीरे धीरे करके सीखेंगे, दैट्स हाउ वी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। एंड दिस इज द रिसर्च जो हमारी यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में होनी चाहिए, ना कि कहीं अफ्रीकन। तो वो क्या क्या करते हैं हम, वी आर स्टडीइंग व्हाई LGBTQ समथिंग समथिंग, पता नहीं क्या है जो भी है। या अफ्रीकन स्टडीज करके आते हैं लोग, यहाँ पे नेता हो जाते हैं। खैर आदि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आई डोंट नो हाउ टू एंड दिस टॉक, मतलब दिस हैज ये इसमें कितना कुछ जानना है, और मुझे ही कितना कुछ जानना है, नॉट एज सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं, मुझे स्वयं के लिए भी यह जानना है। और आप लोग के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग की, जो आपका दर्शकों डेफ टॉक्स बाय आदि और त्रिनेत्र, और एक चैनल और है आपका मेरे ख्याल से, वो तो क्लिप्स और वो सब चलता है डेफ टॉक्स। तो ये सारे प्लीज सब्सक्राइब करें और रेगुलरली देखें कि भारत में दुनिया में चल क्या रहा है, उसको जानने के लिए आदि भाई से बेहतर सोर्स तो मुझे नहीं मिलता कोई और आपकी जो टीम है पूरी, कर्नल अजय रैना साहब हैं, प्रतिकृत जी हैं और संजय दीक्षित जी हैं, यू फैंटास्टिक वर्क एंड विल ट्राई टू डू समथिंग, ऐड समथिंग टू इट, लेट्स सी हाउ इट गोज। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आदि भाई, आगे भी बात होती है हमसे। दर्शकों ये बातें इतनी जरूरी हैं कि आपके माध्यम से अगर ये दूर तक जाए तो हमें बड़ी अच्छी लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। इसके लिए कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जैसी हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें डेफ टॉक्स बाय आदि और प्रारब्ध, और
आपकी क्या जानकारी है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। नमस्कार सर।